नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले वीडियो तक हमने 30 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। तो आज की वीडियो में हम 1 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक के छत्तीसगढ़ से रिलेटेड करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। इसके पहले पिछले वीडियो में पूछे गए कुछ प्रश्नों पर नजर डालते हैं। पहला प्रश्न था, बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लैंग्वेज बादल कहां स्थापित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है ग्राम आसना जगदलपुर में। पिछली वीडियो में मैंने इसके बारे में आपको बताया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना 2021 की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई है 20 अक्टूबर 2021 को। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तीसरा प्रश्न था, हाल ही में प्रस्तावित छत्तीसगढ़ टी कॉफी बोर्ड के अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृषि मंत्री। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति श्री अरूप कुमार गोस्वामी। चलिए तो आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज का पहला टॉपिक है राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में रायपुर के साइंस कॉलेज में एक आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही राज्योत्सव का भी आयोजन किया गया। तो इसी से संबंधित इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। चलिए, इसका आयोजन हुआ है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 28 से 30 अक्टूबर तक। उसके बाद फिर 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को आयोजित हुआ हमारे यहां छत्तीसगढ़ का राज्य स्थापना दिवस। 1 नवंबर को मनाया जाता है ना। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि श्री हेमंत सोरेन को बनाया गया था। आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। इस आयोजन में 27 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश और 7 देशों के 1000 से अधिक कलाकार जो है उन्होंने अपनी शिरकत की है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। 27 राज्य शामिल हुए, 6 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज और 7 बाहरी देशों के 1000 से अधिक जो कलाकार हैं इस आयोजन में शामिल हुए हैं। इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, लोकगीत, नृत्य और संपूर्ण कलाओं से परिचित कराना, यानी छत्तीसगढ़ की जो कला है उसको विश्व स्तर पर प्रसिद्ध करना, यह इस आयोजन का लक्ष्य है। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को और देखते हैं। तो इस आयोजन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की बहुत सारी जनजातियों के नृत्य जो है वो प्रस्तुत किए गए हैं, जिसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण दंडामी माड़िया और बैगा जनजाति के नृत्य जो है वो प्रमुख रहे हैं। तो सबसे पहले बैगा जनजाति के बारे में जानते हैं और उससे जुड़े हुए कुछ नृत्यों को देखते हैं। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य की 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक बैगा जनजाति है। ये कहां कहां निवास करते हैं? तो देखिए, कबीरधाम, मुंगेली, राजनांदगांव, बिलासपुर और कोरिया, यानी कि जो पश्चिमी भाग है छत्तीसगढ़ का, उस क्षेत्र में ये जो जनजाति है वो निवासरत है। बैगा जनजाति अपने इष्ट देव की स्तुति, तीज त्योहार, उत्सव एवं मनोरंजन की दृष्टि से विभिन्न लोकगीत एवं नृत्य का गायन समूह में करते हैं। इनके लोकगीत और नृत्य में कर्मा, रीना सैला, ददरिया, बिहाव, फाग आदि प्रमुख है। इसी प्रकार दंडामी माड़िया जनजाति गोंड जनजाति की एक उपजाति है। सर W.V. ग्रियर्सन ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ द माड़िया में जनजाति के सदस्यों द्वारा नृत्य के दौरान पहने जाने वाले गौर सिंह मुकुट के आधार पर बायसन हॉर्न माड़िया इस जनजाति को नाम दिया था। तो याद रखिएगा, इन्हें गौर सिंह माड़िया या बाइसन हॉर्न माड़िया किसने कहा? सबसे पहले W.V. ग्रियर्सन ने। ठीक, इसके आगे देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं रीना नृत्य। ठीक,
देखिए हमारे यहाँ जैसे कि मध्य छत्तीसगढ़ में परंपरा है कि माताएं जो है वो अपने बच्चों को सुलाने के लिए अलग अलग प्रकार के गीत गाती हैं, है ना, लोरी गाती हैं, आपने सुना होगा। तो उसी प्रकार से बैगा माताएं अपने छोटे शिशु को सिखाने एवं वात्सल्य के रूप में रीना गीत का गायन करती है और इससे संबंधित नृत्य भी किया जाता है। ठीक, इसके बारे में आगे देखते हैं कि बैगा जनजाति की माताएं, महिलाएं अपने प्रेम एवं वात्सल्य से देवी देवताओं और अपनी संस्कृति का गुणगान करने के माध्यम से उनमें गीत एवं नृत्य से बच्चों को परिचित कराने का प्रयास करती है, यानी कि अपनी संस्कृति के बारे में अपने बच्चों को सिखाना, ठीक है, ये माता का कर्तव्य होता है। और माताएं जो है, बैगा जनजाति की जो माताएं हैं वो क्या करती हैं, नाच गा करके ये काम करती हैं। तो इसी के लिए किया जाता है रीना नृत्य, याद रखिएगा। रीना नृत्य जो है ये माताओं के द्वारा किया जाता है अपनी संस्कृति से परिचित कराने के लिए अपने बच्चों के लिए। तो इस नृत्य के दौरान वेशभूषा, महिलाएं सफेद रंग की साड़ी धारण करती हैं, गले में सूता माला, कान में ढार, बाह में नांगमोरी, हाथ में चूड़ी, पैर में कांसे का चूड़ा एवं ककनी और बनूरिया से श्रृंगार करती हैं। तो जब भी रीना नृत्य किया जाता है तो उस समय महिला की जो वेशभूषा है, जो बैगा जनजाति की माता है उसकी वेशभूषा में ये सारी चीजें शामिल होती है। और इस गीत के दौरान वाद्य यंत्रों में ढोल, टिमकी, बांसुरी, ठिसकी, पैजना आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं जब रीना गीत गाया जाता है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है सैला नृत्य। ठीक, सैला नृत्य भी बैगा जनजाति से जुड़ा हुआ नृत्य है और विशेषता यह है कि यह नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक, बैगा जनजाति के पुरुषों के द्वारा ये जो सैला नृत्य है ये किया जाता है। कब किया जाता है, तो फसलों के पक जाने पर धन्यवाद स्वरूप अपने परिवार के सुख समृद्धि की स्थिति का एक दूसरे को शैला गीत एवं नृत्य के माध्यम से बताने का प्रयास किया जाता है। एक दूसरे को अवगत कराया जाता है एक दूसरे की स्थिति से और एक दूसरे की सुख समृद्धि के लिए इस शैला नृत्य के माध्यम से पूजा की जाती है। ठीक, इसको याद रखिएगा कि जब फसल पक जाता है तब ये आयोजन किया जाता है। इसके अलावा इसकी वेशभूषा की अगर बात करें तो पुरुष धोती, कुर्ता, जैकेट, पगड़ी, पैर में पैजना, गले में रंग बिरंगी सूता माला धारण करते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं ये वेशभूषा होती है जब शैला नृत्य किया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं कि वाद्य यंत्रों में मांदर, ढोल, टिमकी, बांसुरी, पैजना आदि। पैजना का एक्चुअल में अर्थ होता है घुंघरू। ठीक है, तो यहां पर भी पैजना लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ये आभूषण भी है और वाद्य यंत्र भी है। अगला देखते हैं कि बोली, ये जो सैला नृत्य है उसके दौरान जो गीत गाया जाता है वो बैगा जनजाति द्वारा रीना एवं शैला का गायन स्वयं की बैगानी बोली में किया जाता है। यह नृत्य प्रायः क्वार से कार्तिक माह के बीच मनाए जाने वाले उत्सवों और त्योहारों में किया जाता है, यानी कि क्वार से लेकर के कार्तिक माह तक जो भी त्योहार आते हैं उन सब में सैला नृत्य का आयोजन किया जाता है। अगला नृत्य देखते हैं। अगला नृत्य है दशहरा कर्मा नृत्य। बैगा जनजाति समुदाय द्वारा कर्मा नृत्य भादो पुन्नी से माघी पुन्नी के समय किया जाता है। आपको पता होगा कि भादो पुन्नी से लेकर के माघी पुन्नी के बीच अनेक स्थानों पर हमारे यहां मेला लगाया जाता है। बहुत पवित्र माह माना जाता है इनको, है ना। तो इसी दौरान जो आयोजन किए जाते हैं उनमें दशहरा कर्मा नृत्य भी किया जाता है। दशहरा बहुत इंपॉर्टेंट है ना। दशहरा को छत्तीसगढ़ लोक नृत्यों का द्वार कहा जाता है, इसको भी याद रखेंगे आप। इस समुदाय के पुरुष सदस्य अन्य ग्रामों में जाकर कर्मा नृत्य के लिए ग्राम के सदस्यों को आवाहन करते हैं। ठीक, यानी कि जो बैगा जनजाति के अलग अलग गांव बसे होते हैं तो एक गांव से कोई व्यक्ति जाता है दूसरे गांव में, पुरुष होता है वो, और आमंत्रित करता है दूसरे गांव के पुरुषों को कि आप हमारे यहां आकर के क्या करें, नृत्य करें। इसके प्रति उत्तर में उस ग्राम की महिलाएं श्रृंगार करके आती हैं। तो देखिए, मान लो ये दो गांव है, ठीक है, तो इस गांव से पुरुष जाएगा यहां आमंत्रित करने और इस गांव की जो महिलाएं हैं वो श्रृंगार करके इस गांव में आती है और इस गांव में फिर आयोजन होता है दशहरा कर्मा
नृत्य का। इसी में आगे पढ़ते हैं कि इसके बाद प्रश्नोत्तरी के रूप में कर्मा गायन एवं नृत्य किया जाता है। इसी प्रकार अन्य ग्राम से आमंत्रण आने पर भी बैगा स्त्री पुरुष के दल द्वारा कर्मा नृत्य किया जाता है। ठीक है, यानी कि एक्सचेंज भी हो सकता है, यानी पहले गांव से यहां पर आमंत्रण भेजा गया था, अब हो सकता है कि इस गांव से इस गांव आमंत्रण भेजा जाए और यहां की महिलाएं इस गांव में आकर के नृत्य में शामिल हों। इसके बाद कर्मा रात्रि के समय ग्राम में एक निर्धारित खुला स्थान जिसे खरना कहा जाता है में अलाव जलाकर सभी आयु के स्त्री पुरुष एवं बच्चे नृत्य करते हुए करते हैं। ठीक है, यानी कि कर्मा नृत्य जो है वो रात्रि के समय किया जाता है और कहां पर किया जाता है, खरना नाम का एक जगह होता है। ठीक है, जो बैगा जनजाति का गांव होता है उसमें एक जगह होता है जिसे बोला जाता है खरना। ठीक है, एक निर्धारित स्थल होता है जहां पर क्या किया जाता है, यह नृत्य किया जाता है। यहां पर तैयारी के रूप में नृत्य की तैयारी के लिए क्या करते हैं, वहां पर अलाव जलाया जाता है। आपको पता होगा कि अभी ठंड का मौसम है। अपने सुख दुख को एक दूसरे को प्रश्न एवं उत्तर के रूप में गीत एवं नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, यानी कि एक गांव का हालचाल दूसरे गांव के द्वारा प्रश्नोत्तर की शैली में, वो भी गाते हुए पूछा जाता है यहां पर। अगला है कर्मा नृत्य के माध्यम से बैगा जनजाति में परस्पर सामंजस्य, सुख दुख के लेन देन के साथ ही नवयुवक युवतियां भी आपस में परिचय प्राप्त करते हैं। इस नृत्य में महिला सदस्यों द्वारा विशेष श्रृंगार किया जाता है। इस श्रृंगार में क्या होता है भाई, देखो यह चरखाना यानी कि जो खादी का कपड़ा जो है का प्रायः लाल एवं सफेद रंग का लुगड़ा, ठीक है, स्त्रियों के लिए बोला जाए तो लुगड़ा मतलब इसको हम लोग जनरली ऐसा देखते हैं लुगरा। ठीक है, लेकिन ये जो लुगड़ा शब्द है ये बैगानी भाषा के संपर्क में आने के बाद ऐसा हो गया है। लाल रंग की ब्लाउज, सिर पर मोर पंख की कलगी, कान में ढार, गले में सूता माला, बाह में नांगमोरी, कलाई में रंगीन चूड़ियां एवं पैरों में पाजनी और विशेष रूप से सिर के बाल से कमर के नीचे तक बीरन घास की बनी हुई लड़ियां धारण करती हैं महिलाएं। ठीक है, तो महिलाओं के श्रृंगार की बात करें तो ये सारी चीजें जो है वो महिलाओं के द्वारा इस कर्मा नृत्य के दौरान धारण किया जाता है। पुरुषों की बात करें तो पुरुष वर्ग भी श्रृंगार के रूप में सफेद रंग की धोती, कुर्ता, काले रंग की कोट, जैकेट, है ना, सिर पर मोरपंख लगी पगड़ी और गले में माला धारण करते हैं। अगर इस नृत्य के दौरान बजने वाले वाद्य यंत्रों की बात करें तो मांदर, टिमकी, ढोल, बांसुरी, ठिचकी और पैंजना, ये सारे वाद्य यंत्र जो है कर्मा नृत्य के दौरान बजाए जाते हैं। अगले नृत्य की तरफ चलते हैं। अगला नृत्य है करसाड़ नृत्य। आपको पता होगा कि दंडामी माड़िया जनजाति जो है वो काफी समृद्ध है अपनी नृत्य और लोक संस्कृति में। तो इसी के अंतर्गत दंडामी माड़िया जनजाति का एक नृत्य है करसाड़ नृत्य। आइए पढ़ते हैं कि दंडामी माड़िया जनजाति नृत्य के दौरान पहने जाने वाले गौर सिंह मुकुट बस्तर दशहरा के अंतिम दिनों में चलने वाले विशालकाय काष्ठ रथ को खींचने का विशेषाधिकार और स्वभाव के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि छत्तीसगढ़ को जो दंडामी माड़िया जनजाति है वो क्यों प्रसिद्ध है, तो देखिए छत्तीसगढ़ में जो दंडामी माड़िया होते हैं उन लोग पहला तो गौर सिंह का मुकुट पहनते हैं, दूसरा बस्तर दशहरा के अंतिम दिनों में चलने वाले जो रथ है, ठीक, आपको पता होगा कि बस्तर दशहरा जब आयोजित होता है तो उस समय एक लकड़ी की रथ निकाली जाती है जिसमें दंतेश्वरी माता को नगर में भ्रमण कराया जाता है। तो उस रथ को खींचने का अधिकार इस दंडामी माड़िया जनजाति के पुरुषों को होता है। क्लियर है। इसमें आगे पढ़ते हैं कि इस नृत्य के दौरान वस्त्र और आभूषण क्या क्या पहने जाते हैं। तो सबसे पहले फोटो में देख लीजिए इसको, है ना, ये पहना जाता है, ये पुरुषों का श्रृंगार है, ये पुरुषों का श्रृंगार है और ये महिलाओं का श्रृंगार है। ठीक, देखिए पुरुष सिर पर कपड़े की पगड़ी या साफा, मोती माला, कुर्ता या शर्ट, धोती एवं काले रंग का हाफ कोट धारण करते। इसके अलावा इस नृत्य की पहचान है क्या, इसका सिंग, ठीक है, बैसन हार्न जिसको हम बोलते हैं। और महिलाओं की बात करें तो साड़ी, ब्लाउज, माथे पर कौड़िया से युक्त पट्टा, गले में माला और पैरों में
पैंजनी। नृत्य के प्रदर्शन का अवसर दंडामी माड़िया जनजाति में करसाड़ नृत्य वार्षिक करसाड़ यात्रा के दौरान धार्मिक उत्सव में करते हैं। यानी कि एक करसाड़ यात्रा होता है हमारे यहाँ, ठीक है, जिसको यात्रा या यात्रा पर्व कहते हैं हम, उसके दौरान इस आयोजन में इस नृत्य का आयोजन होता है। करसाड़ नृत्य के लिए पुरुष सदस्य अपने गले में लटकाकर ढोल एवं मांदर का प्रयोग करते हैं। यानी वाद्य यंत्र में क्या प्रयोग होता है? ढोल एवं मांदर। महिलाएं लोहे के रॉड के ऊपरी हिस्से में लोहे की विशिष्ट घंटियों से युक्त गुंजिड़ का प्रयोग करती हैं। तो देखिए इमेज में आपको दिख जाएगा, इसको मैं मिटा देता हूं। यहां पर देखिए ये महिला जो है एक रॉड के जैसा पकड़ी हुई दिख रही है आपको, इसको बोला जाता है गुंजिड़। ठीक है, ये भी एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। ठीक, अगला देखते हैं इसमें। करसाड़ के दिन सभी आमंत्रित देवी देवताओं की पूजा की जाती है और पुजारी सिरहा देवी देवताओं के प्रतीक चिन्हों जैसे डोला, छत्रा, लाट बैरम आदि के साथ जुलूस निकालते हैं। जुलूस की समाप्ति के पश्चात शाम को युवक युवतियां अपने विशिष्ट नृत्य पोशाक में सज संवर कर एकत्र होकर सारी रात नृत्य करते हैं। ठीक, तो ये है करसाड़ नृत्य, यहां पर भी आप देख पा रहे हैं। ठीक, ये वेशभूषा होती है, ये मांदर है, देख पा रहे हैं, सिर पर बायसन हार इन्होंने धारण किया है। चलिए, तो मांदरी नृत्य में ये जो पहला पैराग्राफ है वो पिछला जो था नृत्य है ना इनका, करसाड़ नृत्य, वहीं से लिया गया है कि इनको विशेषाधिकार होता है जो काष्ठ रथ होता है उसको खींचने के लिए। इसके बाद दंडामी माड़िया जनजाति के सदस्य नृत्य के दौरान पहने जाने वाले गौर सिंह मुकुट को माड़िया समुदाय के वीरता तथा साहस का प्रतीक मानते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं ये मांदरी नृत्य जो है ये दंडामी माड़िया युवाओं के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, इस समय ये मांदर जो है इनके पास होता है और ये घोटुल के पास किया जाता है, घोटुल के बाहर में एक्चुअली। ठीक, चलिए अगला टॉपिक है राज्य अलंकरण 2021। आपको पता होगा कि प्रति वर्ष राज्य स्थापना दिवस के दिन राज्य अलंकरण सम्मान जो है वो लोगों को दिया जाता है। इस वर्ष कुल 30 कैटेगरी में ये पुरस्कार दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं कि ये पुरस्कार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसे याद रखना है। पहला है शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार। इस पुरस्कार को दिया जाता है आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा। क्यों दिया जाता है? आदिवासी पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए। इस वर्ष के लिए किसे मिला है? श्री जानकी प्रसाद पुलस्त, ग्राम लिम्हा, बिलासपुर। ठीक, तो इसमें जब भी आप पुरस्कार पढ़े राज्य अलंकरण तो केवल इन 3 चीजों को फोकस करें। सबसे पहला, यह किस विभाग के द्वारा दिया जाता है, दूसरा किस क्षेत्र में दिया जाता है, और तीसरा नवीनतम रूप से यह पुरस्कार किसे दिया गया है। तो याद रखिएगा शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार जो है यह दिया गया है श्री जानकी प्रसाद पुलस्त को। कहां के निवासी हैं? बिलासपुर के। अगला है पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान। यह दिया जाता है गृह पुलिस विभाग द्वारा, यानी गृह विभाग के द्वारा। क्यों दिया जाता है? अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में। किसे दिया गया इस वर्ष के लिए? श्री कुंदन लाल गौर, जो कि दुर्ग जिले के उतई थाना में पदस्थ हैं। अगला देखते हैं इसमें यति यतन लाल सम्मान। यह सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा दिया जाने वाला सम्मान है जो अहिंसा एवं गौ रक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। इस वर्ष की बात करें तो इस वर्ष रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला है गुंडाधुर सम्मान। आपको पता होगा कि खेल के क्षेत्र में हमारे छत्तीसगढ़ में दिया जाने वाला जो पुरस्कार है वो कौन सा है? गुंडाधुर पुरस्कार। इसे दिया जाता है खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा। क्यों दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए। किसे दिया गया? तो कुमारी रोहिणी साहू, जिन्हें जो बिलासपुर से संबंधित है, इन्हें दिया गया है गुंडाधुर सम्मान। ये बैडमिंटन से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं रोहिणी साहू, जिन्हें गुंडाधुर सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला है मिनी माता सम्मान।
यह दिया जाता है महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा महिला उत्थान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर। इस वर्ष के लिए डॉक्टर कल्पना देशमुख जो कि दुर्ग जिले की हैं, इन्हें दिया गया है मिनी माता सम्मान। अगला है गुरु घासीदास सम्मान। यह दिया जाता है आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा। क्यों दिया जाता है? सामाजिक चेतना और दलित उत्थान के क्षेत्र में। इस वर्ष की बात करें तो श्री पुराणिक लाल चेलक, इनको दिया गया है गुरु घासीदास सम्मान। अगला है ठाकुर प्यारेलाल सम्मान। विभाग है सहकारिता विभाग। क्यों दिया जाता है? सहकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर। इस वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक रायपुर को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला है हाजी हसन अली सम्मान। उर्दू भाषा की सेवा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है। यह दिया जाता है आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा। इस वर्ष की बात करें तो जनाब रौनक जमाल, इन्हें दिया गया है हाजी हसन अली सम्मान। अगला है पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान। यह दिया जाता है सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा। क्यों दिया जाता है? सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए। इस वर्ष की बात करें तो सुश्री विद्या राजपूत को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक। अगला है पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान। यह संस्कृति विभाग के द्वारा आंचलिक साहित्यों के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने पर दिया जाता है। इस वर्ष की बात करें तो श्री नंद किशोर तिवारी, इन्हें यह सम्मान दिया गया है। अगला है चक्रधर सम्मान। यह भी संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है। आपको पता होगा कि महाराज चक्रधर जो है वो रायगढ़ के राजा थे और कला के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसी बात को ध्यान में रखकर संस्कृति विभाग के द्वारा संगीत एवं कला के क्षेत्र में चक्रधर सम्मान जो है वो दिया जाता है। इस वर्ष 2 लोगों को यह चक्रधर सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिसमें पहले हैं श्री प्रभंजय चतुर्वेदी और दूसरे हैं श्री सुनील तिवारी। याद रखिएगा, ये रायपुर के हैं सुनील तिवारी जी, जबकि प्रभंजय चतुर्वेदी जी जो हैं वो दुर्ग के निवासी हैं। चलिए अगला सम्मान है दाऊ मंदरा जी सम्मान। यह भी संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? लोक कला एवं शिल्प के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर यह सम्मान से सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष 2 लोगों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिनमें पहले हैं श्री काशीराम साहू जो बिलासपुर के निवासी हैं और श्रीमती रेखा देवार जो कि मुंगेली की निवासी हैं। ठीक है, इनका नाम आपने सुना होगा रेखा देवार जी का भरथरी गायन में। चलिए अगला है डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान। कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर कृषि विभाग के द्वारा यह सम्मान जो है वो प्रदान किया जाता है। वर्ष 2021 में श्री मुकेश चौधरी जो कि रायगढ़ के निवासी हैं, इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला सम्मान है महाराज अग्रसेन सम्मान। ठीक, महाराजा अग्रसेन सम्मान दिया जाता है सामाजिक समरसता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर, है ना। सामाजिक समरसता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए महाराजा अग्रसेन सम्मान दिया जाता है। यह दिया जाता है सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा। और इस वर्ष की बात करें तो सुश्री के.एम. नायडू जो बस्तर की हैं, इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला है दानवीर भामाशाह सम्मान। यह दिया जाता है दानशीलता, सौहार्द एवं अनुकरणीय सहायता के क्षेत्र में। समाज कल्याण विभाग के द्वारा यह सम्मान दिया जाता है। इस वर्ष की बात करें तो भवानी साव, रामलाल साव धर्मादा ट्रस्ट गांधी वार्ड मुंगेली को यह सम्मान दिया गया है। नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में नाम ही पूछता है कि इस वर्ष किसे दिया गया है। अधिकांश संभावना यही बनती है। अगला सम्मान देखते हैं। अगला है श्रीमती बिलासाबाई केवटिन मत्स्य विकास पुरस्कार। यह दिया जाता है मत्स्य विभाग के द्वारा मछली पालन के क्षेत्र में।
इस वर्ष की बात करें तो श्री अनिल कुमार साहू जो कि दुर्ग के निवासी हैं, इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला है संस्कृत भाषा सम्मान। तो संस्कृत भाषा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर इस सम्मान से सम्मानित किया जाता है। विभाग की बात करें तो उच्च शिक्षा विभाग इस सम्मान को प्रदान करता है। इस वर्ष डॉक्टर तोयनिधि वैष्णव को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला सम्मान है डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते सम्मान। यह दिया जाता है आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा। क्यों दिया जाता है? आदिवासियों की सेवा और उत्थान के लिए। इस वर्ष की बात करें तो जंगो रायतार समाज कल्याण समिति छत्तीसगढ़, इसे यह सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला है महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव सम्मान। यह सम्मान श्रम के क्षेत्र में दिया जाता है, श्रम विभाग के द्वारा। श्रम विभाग के द्वारा श्रम के क्षेत्र में इसे दिया जाता है। किसे दिया गया? तो देखिए, एनटीपीसी थर्मल पावर स्टेशन जमनी पाली कोरबा, श्री प्रसेनजीत साहा, श्री वी जनार्दन राव, श्री रामलाल और श्री दीपक कुमार पंडित, इतने लोगों को संयुक्त रूप से महाराजा रामानुज प्रताप सिंहदेव सम्मान प्रदान किया गया है। अगला सम्मान है बिसाहूदास महंत पुरस्कार। बुनकर के क्षेत्र में यह सम्मान दिया जाता है ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा। तो इस साल 2 वर्षों के लिए यह सम्मान दिया गया है। वर्ष 2018-19 के लिए जांजगीर चांपा जिले के श्री सुनील कुमार और श्री राजाराम देवांगन, इन दोनों को वर्ष 2018-19 के लिए बिसाहूदास महंत पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। वर्ष 2019-20 की बात करें तो जांजगीर चांपा के श्री तुकाराम देवांगन और श्री राम देवांगन, इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला है राज राजेश्वरी करुणा माता हाथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार। तो ये पुरस्कार भी बुनकर के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा इस पुरस्कार को भी दिया जाता है। इस वर्ष की बात करें तो श्री राजेश कुमार देवांगन, श्री टीकाराम देवांगन, ये दोनों को दिया गया है और ये दोनों ही संबंधित है कहां से? बलौदाबाजार भाटापारा जिले से। अगला है देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार। प्रदर्शनकारी लोक कला के क्षेत्र में यह सम्मान संस्कृति विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है। इस वर्ष की बात करें तो श्री हृदय प्रकाश अनंत जांजगीर चांपा, इनको, और वर्ष 2021 के लिए, ठीक है, सॉरी, ये 2020 के लिए है और 2021 के लिए श्री अमोल दास टंडन जो कि दुर्ग के हैं, इन दोनों को दिया गया। इनको वर्ष 2020 के लिए और अमोल दास टंडन जी को वर्ष 2021 के लिए देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला देखिए, इसी से मिलता जुलता एक और नाम आएगा, है ना, देवदास स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार, जबकि यहां पर क्या था? देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार। तो यहां नाम से स्पष्ट है किसकी बात कर रहा है? पंथी नृत्य की। ठीक, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पुरस्कार पहली बार दिया जा रहा है और साथ ही इसे अभी हाल ही में स्थापित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह पुरस्कार संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? तो लोक शैली पंथी नृत्य प्रदर्शनकारी कला के क्षेत्र में, यानी जो पंथी नृत्य है उसके क्षेत्र में कार्य करने के लिए यह सम्मान जो है वो दिया जाता है। इस वर्ष के लिए किसे दिया गया? तो श्री गौकरण दास बघेल दुर्ग को यह सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला है किशोर साहू सम्मान। यह दिया जाता है संस्कृति विभाग के द्वारा। और क्यों दिया जाता है? छत्तीसगढ़ी हिंदी सिनेमा में रचनात्मक लेखन, निर्देशन, अभिनय, पटकथा और निर्माण के क्षेत्र में, यानी फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड सम्मान है किशोर साहू सम्मान। इस वर्ष की बात करें तो श्री मनमोहन सिंह ठाकुर को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला सम्मान है किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण। देखिए, दोनों नाम आपको मिलता जुलता लग रहा होगा, है ना, किशोर साहू सम्मान और किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण। ठीक, अंतर क्या होता है? उसमें
अभिनय भी शामिल है, निर्देशन भी शामिल है, लेखन भी शामिल है, पटकथा भी शामिल है, फिल्म निर्माण भी शामिल है। ये सारे फील्ड शामिल होते हैं, तब वो किशोर साहू सम्मान से सम्मानित किया जाता है। लेकिन अगर केवल और केवल निर्देशन की बात होगी तो निर्देशन के क्षेत्र में किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण दिया जाता है, इसको याद रखेंगे। ठीक, तो संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है। हिंदी छत्तीसगढ़ी सिनेमा में निर्देशन के लिए किसे दिया गया इस वर्ष? श्री अपूर्व बड़गैया, जो कि मुंबई के हैं, इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये मुंबई के हैं, श्री अपूर्व बड़गैया। अगला है बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान। आपको पता होगा बैरिस्टरों को दिया जाने वाला सम्मान है ये, क्योंकि छेदीलाल जी जो थे, है ना, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के साथ साथ एक बैरिस्टर भी तो थे। ठीक, तो ये दिया जाता है विधि एवं विधायी विभाग के द्वारा। क्यों दिया जाता है? विधि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु। इस वर्ष की बात करें तो इस वर्ष 2 लोगों को यह सम्मान संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है, जिनमें पहला है श्री ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह, ये बलौदाबाजार जिले के हैं, और दूसरा है कुमारी शमीम रहमान, ये रायपुर जिले से संबंधित है। इन दोनों को दिया गया है बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान। चलिए अगला है धन्वंतरी सम्मान। आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में और आयुर्वेदिक चिकित्सा के क्षेत्र में शोध कार्य करने के लिए यह सम्मान स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिया जाता है। आगे पढ़िए कि आयुर्वेदिक चिकित्सा, शिक्षा तथा शोध एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर यह सम्मान दिया जाता है। इस वर्ष के लिए डॉक्टर के.बी. श्रीनिवास राव रायपुर के हैं, इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये हैं राज्य अलंकरण के अंतर्गत इतने सारे सम्मान। एक और बचा है आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान। तो सबसे पहला है चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार। यह दिया जाता है जनसंपर्क विभाग के द्वारा। देखिए यहां पर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों हिंदी भाषा, इसके लिए दिया जाता है चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार। क्योंकि अगर वो इंग्लिश होगा, प्रिंट मीडिया इंग्लिश, तो उसके लिए दिया जाता है मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार। और ठीक, तो इसको पढ़ लेते हैं। देखिए प्रिंट मीडिया हिंदी की अगर बात करें तो सुश्री अंबू शर्मा, जो कि दंतेवाड़ा की हैं, इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हिंदी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर श्री अंशुमान शर्मा को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार इंग्लिश प्रिंट मीडिया के लिए दिया जाता है जनसंपर्क विभाग के द्वारा। इस वर्ष की बात करें तो श्री टिकेश्वर पटेल रायपुर को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला है पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मकता सम्मान। यह दिया जाता है रचनात्मक लेखन और हिंदी क्षेत्र में जनसंपर्क विभाग के द्वारा। और इस वर्ष की बात करें तो श्रीमती मृणाल पांडे नई दिल्ली को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये है कुल 30 पुरस्कार जो कि राज्य अलंकरण के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं। चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए अगला टॉपिक है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स PAI रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है वो जारी किया जाता है पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा। यहां पर देख पा रहे हैं आप पब्लिक अफेयर्स सेंटर, उसका लोगो है ना। इस तथ्य की बात करें, महत्वपूर्ण तथ्य की, तो इस रिपोर्ट में वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ शासित राज्यों की सूची में 4था स्थान दिया गया है। यानी कि इस रिपोर्ट में गुड गवर्नेंस की बात की जाती है। गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को 4था स्थान मिला है इस रिपोर्ट के अनुसार। अगर शीर्ष स्थान की बात करें तो केरल को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसको याद रखिएगा, इसको पूछ सकता है कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स के अनुसार गुड गवर्नेंस की कैटेगरी में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो कौन सा स्थान? 4था स्थान। चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए अगला टॉपिक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व से संबंधित है। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं श्री मदन सिंह चौहान।
इनको हाल ही में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ के सूफी गायक और संगीतकार श्री मदन सिंह चौहान को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपने सुना होगा चना के दार राजा, है ना, बटकी मां बासी और चुटकी मां नून, मैं गावत हूं ददरिया तय कान दे के सुन वो चना के दार, ये इनके द्वारा गाया गया है। ये है मदन सिंह चौहान जी, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। श्री चौहान को वर्ष 2020 के लिए कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया है। श्री चौहान ने अपना पूरा जीवन संगीत साधना के लिए समर्पित कर दिया। आपको पता होगा कि बहुत सारे जो नाट्य अकेडमी होते हैं उनका हिस्सा रहे हैं मदन चौहान जी। ठीक, अगला टॉपिक भी हम लोग का इसी से संबंधित है, जिसमें डॉक्टर राधेश्याम बारले जी को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, प्रख्यात पंथी नर्तक हैं ये है राधेश्याम बारले जी, है ना, बहुत सादा जीवन वाले हैं ये। ठीक, छत्तीसगढ़ के ख्याति प्राप्त पंथी नर्तक डॉक्टर राधेश्याम बारले को वर्ष 2021 के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। देखिए, मदन चौहान जी को वर्ष 2020 के लिए सम्मानित किया गया और वर्ष 2021 के लिए डॉक्टर राधेश्याम बारले जी को पद्म पुरस्कार मिला है। याद रखिएगा, डॉक्टर राधेश्याम बारले पंथी नृत्य के माध्यम से बाबा गुरु घासीदास जी के संदेश को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। बेसिकली पंथी नृत्य में गुरु बाबा घासीदास जी जो होते हैं उनकी जो शिक्षाएं हैं उसी का प्रचार किया जाता है, तो उसी का प्रचार कर रहे हैं डॉक्टर राधेश्याम बारले जी। ठीक, एक नजर डाल लेते हैं अभी हाल ही में जो पद्म पुरस्कार दिए गए हैं उसमें पद्मश्री तो आपको पूछता नहीं है। पद्मश्री आपको तभी पूछता है जब वो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड दो लोगों का नाम अभी मैंने आपको बताया, मदन सिंह चौहान जी और डॉक्टर राधेश्याम बारले जी। मदन चौहान जी को वर्ष 2020 के लिए, जबकि डॉक्टर राधेश्याम बारले जी को वर्ष 2021 के लिए पद्म पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2021 के लिए पद्म विभूषण सम्मान से कुल 7 लोगों को सम्मानित किया गया है, जिसमें शिंजो एबे, आपने नाम सुना होगा, ये जापान के भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक, इसके अलावा एसपी बाला सुब्रमण्यम, है ना, बहुत सारे फिल्मों में इन्होंने गाना गाया है। डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े, नरिंदर सिंह कपानी, मौलाना वहीदुद्दीन खान, बी लाल और सुदर्शन साहू जी, इन 7 को इस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण याद रखिएगा। इसके अलावा पद्म भूषण की अगर बात करें तो कुल 10 लोगों को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनमें पहले हैं कृष्णा नायर शांता कुमारी, आपको पता होगा कि ये कला से संबंधित है ना। तरुण गोगोई, ये असम के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। चंद्रशेखर कंबरा, सुमित्रा महाजन, सॉरी ये महाजन है ना। इसके अलावा नृपेंद्र मिश्रा, रामविलास पासवान जी केंद्रीय मंत्री रहे हैं ये भी, केशुभाई पटेल, कल्बे सादिक, रजनीकांत देवीदास श्रॉफ और तरलोचन सिंह, इन सभी को पद्म पुरस्कार जो है इसके अंतर्गत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ के रायपुर में पहली बार शैक्षणिक कुंभ का आयोजन। देखिए शैक्षणिक कुंभ बहुत कठिन नाम लग रहा है, असल में एक ऐसा आयोजन किया जा रहा है जहां पर देश विदेश के जो बड़े बड़े ख्याति प्राप्त लोग हैं वो लोग आएंगे और शिक्षा से संबंधित अपनी राय यहां पर रखेंगे। तो इसका आयोजन किया जा रहा है 14 और 15 नवंबर को साइंस कॉलेज मैदान रायपुर के ऑडिटोरियम में। समागम में नवाचारी गतिविधियों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसको अतिथियों के द्वारा राज्य के अलावा विभिन्न राज्यों के नई नई शैक्षणिक पद्धतियों, नवाचारी गतिविधियों जो छात्रों को जल्दी सीखने और समझने में मददगार होती है, उन सबको शामिल किया जाएगा। तो देखिए इस मीटिंग में, या इस तरीके से बोल सकते हो, इस कुंभ के अंतर्गत जो इनोवेटिव आइडियाज हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उन सब की प्रदर्शनी लगाई जाएगी और उन सभी को अलग अलग राज्यों के जो शैक्षणिक पद्धति है उन सब के साथ कंपेयर किया जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि वहां से बेहतर निकाल करके हमारी शिक्षा पद्धति में उसको लागू किया जाए। ठीक, अगला है देश के विभिन्न राज्यों से आए शिक्षाविद
और शिक्षक अपने राज्य के शैक्षणिक गतिविधियों में शामिल कर अध्यापन कराएंगे, जिससे छात्रों को नई नई नवाचारी गतिविधियों के माध्यम से सीखने और समझने में काफी मदद मिलेगी। ठीक है, आपने अभी जो नवीन शिक्षा नीति आई है उसमें एक वाक्य जरूर सुना होगा, सीखना ज्यादा जरूरी है न कि रटना। ठीक है, रटने के स्थान पर सीखने को बल देना नवीन शिक्षा नीति का एक उद्देश्य है। तो उसी के अंतर्गत ये प्रयोग भी कहीं ना कहीं सहायक साबित हो सकता है, जिसमें नवाचारी शिक्षक पद्धति जो है, नवाचारी शिक्षण पद्धति उसे डाला जाएगा। ठीक, इसी में आगे पढ़ते हैं कि इस 2 दिवसीय समागम में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से देश व राज्य के प्रमुख बुद्धिजीवी शिक्षाविद शामिल होंगे, जिसमें 2019 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता श्री अभिजीत बनर्जी अपने विचारों को लेकर शामिल होंगे। अभिजीत बनर्जी भी इसमें शामिल हो रहे हैं। आपको पता होगा कि वर्ष 2019 में इनको इकोनॉमिक्स के लिए मिला था क्या, नोबेल पुरस्कार। राष्ट्रीय शिक्षा समागम में छत्तीसगढ़ की शैक्षणिक उपलब्धि, नवाचारी प्रयास, कोरोना के समय में भी शिक्षा की निरंतरता को बनाए रखने हेतु किए गए अद्वितीय और अथक प्रयास की प्रदर्शनी, प्रस्तुतिकरण, संकलन के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, इसमें प्रदर्शनी की बात कही गई है। अगला है, इस राष्ट्रीय शिक्षा कुंभ में देश के विभिन्न राज्यों से आए शिक्षकों को अपने विचार और नवाचारी गतिविधियों को प्रदर्शित करने का अवसर भी मिलेगा, जहां विभिन्न राज्यों की परंपरा, संस्कृति, भाषा, बोली का भी समागम होगा। अब जाहिर सी बात है, अलग अलग प्रांतों के लोग हमारे यहाँ शामिल हो रहे हैं, तो अलग अलग भाषाएं, अलग अलग कल्चर के से जुड़े हुए लोग जो हैं वो उस समागम में शामिल होने वाले हैं। ठीक, चलिए अगला टॉपिक है, दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए छत्तीसगढ़ को 3 श्रेणियों में मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। यह पुरस्कार दिया गया है दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा। ठीक, ये विभाग जो है वो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो किन किन श्रेणियों में मिला है, देखिए पहला पुरस्कार जो है वो राष्ट्रीय पुरस्कार के बेस्ट ब्रेल लिपि की श्रेणी में बिलासपुर में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित बेल प्रेस का चयन किया गया है। यानी जो समाज कल्याण विभाग द्वारा बिलासपुर में ब्रेल प्रेस संचालित किया जा रहा है, बेल प्रेस, उसे बेस्ट बेल प्रेस की कैटेगरी में पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक, दूसरा है विकलांग व्यक्तियों के लिए अवरोध मुक्त वातावरण के निर्माण में उत्कृष्ट कार्य के लिए स्थानीय निकाय की श्रेणी। ठीक है, देखिए ऐसा स्थानीय निकाय जिसने विकलांग व्यक्तियों के लिए अवरोध मुक्त वातावरण निर्मित किया है, उसके लिए नया रायपुर का चयन किया गया है। इसके लिए अटल नगर विकास प्राधिकरण को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, जो अटल नगर विकास प्राधिकरण है उसको सम्मानित किया जाएगा। अगला है, इसी तरह दिव्यांगजन के साथ स्वरोजगार के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता और प्लेसमेंट अधिकारी या एजेंसी की श्रेणी में निजी या गैर सरकारी संगठन या कार्यालय के लिए समता कॉलोनी रायपुर के नुक्कड़ टी कैफे वेंचर्स एलएलपी का चयन सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में किया गया है। तो इसमें याद रखिएगा टी कैफे वेंचर्स दिव्यांगजनों के लिए कार्य करने वाले सर्वश्रेष्ठ संस्था या अधिकारी इसके रूप में। ठीक, तो इन 3 अलग अलग कैटेगरियों में यह सम्मान जो है छत्तीसगढ़ के अलग अलग 3 संस्थानों को प्राप्त हुआ है। तो ये थे 1 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक के छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन टॉपिक्स में राज्य अलंकरण का टॉपिक मोस्ट आईएमपी है, इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।